और ये प्रोटेस्ट जो है कम्युनल हो गई और काफ़ी हिंदूज के जो घर थे उन पे। द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड यूएस वांटेड अ रेजिम चेंज इन बांग्लादेश। इसका एक बड़ा कारण था सेंट मार्टिन आइलैंड। एक तरफ तो अमेरिका वॉर ऑन टेरर की बात करता है, वायलेंट टेररिस्ट को जो है सीरिया का हेड बनाता है, अब एक जो है शतरंज के मोहरे की तरह है और कब वो किस प्यादे को वजीर बना दे कुछ पता नहीं होता। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। जमाते इस्लामी की शुरुआत हुई थी 1941 में मौदूदी द्वारा ब्रिटिश इंडिया में। जमाते इस्लामी का जो विज़न था वो ये था कि दैट इस्लाम हैज़ टू गाइड एवरी स्पेयर ऑफ अ मैंस लाइफ, बी इट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। इसके चलते वो एक इस्लामिक स्टेट जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो इस्लामिक लॉज और शरिया के जो है थ्रू गवर्न किया जाए। तो जैसे ही इंडिया का जो है पार्टीशन होता है, मौदूदी इंडिया छोड़ के जो है पाकिस्तान चले जाते हैं, जहाँ पे जमाते इस्लामी पाकिस्तान जो है वो स्थापित करते हैं, जो एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उभर के आता है पाकिस्तान में। वहीं इंडिया में जो है जमाते इस्लामी हिंद की जो है स्थापना होती है। जमाते इस्लामी हिंद जो है अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन मॉडिफाई करता है एज़ पर द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर इंडियाज़ कॉम्पोजिट कल्चर, और वो हिंदू मुस्लिम हार्मोनी की जो है बात करता है। वो आज भी जो है सक्रिय है भारत में और उसका ऑफिस ओखला में है। इसी तरीके से जमाते इस्लामी कश्मीर की भी जो है स्थापना की जाती है। जमाते इस्लामी कश्मीर को आज की तारीख में जो है सरकार ने जो है बैन किया हुआ है, उसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व पाया गया है। जो बांग्लादेश का जमाते इस्लामी था वो एक तरीके से जो है ऑफशूट था जमाते इस्लामी पाकिस्तान का। और जो 1971 की जो वॉर भी थी इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश को बनाने के लिए जो लड़ी गई थी, उसमें जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया था। जैसे ही बांग्लादेश क्रिएट होता है, उनके जो लीडर थे मुजीबुर रहमान, वो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो है स्टेट को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और जमाते इस्लामी इज़ मार्शलाइज्ड इनसाइड बांग्लादेश। उनके कुछ लीडर जो है बांग्लादेश छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ जो है बांग्लादेश में ही रहते हैं। लेकिन 1975 में जो है मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया जाता है। उनके साथ ही साथ उनके 18 परिवार के सदस्यों को भी जो है मार दिया जाता है। इसके बाद जमाते इस्लामी को जो है एक तरीके से एक दोबारा से जो है बांग्लादेश में की पॉलिटिक्स में जो है एंट्री मिलती है और वो धीरे धीरे जो है अपने आप को रेलेवेंट कर देते हैं। 90s के दौर में वो ऑल रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है वो उनके साथ एक कोलिशन करती है। इवन आवामी लीग भी जो है 90s में जमाते इस्लामी के साथ जो है एक तरीके का कोलिशन करती है। तो धीरे धीरे ये बहुत रेलेवेंट होने लगते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। और आज की तारीख में दे आर द रिचेस्ट पार्टी। वहाँ पे जो इस्लामिक बांग्लादेश बैंक है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इनको फ़ॉरेन से जो है काफ़ी फंडिंग आती है और काफ़ी छोटे छोटे बैंक्स भी हैं जो रीजनल बैंक्स हैं, उनके ऊपर भी जो है जमाते इस्लामी का कंट्रोल है। जो 2008 में शेख हसीना कहती हैं कि जो लोग जो है 1971 वॉर में इन्वॉल्व थे, वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा, उनके खिलाफ ट्रायल्स होंगे और उन्हें जो है सज़ा दी जाएगी। इसके चलते काफ़ी सारे जमाते इस्लामी के जो मेंबर्स थे, जो एमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, उन्हें जो है सज़ा दी गई और उन्हें जेल भेजा गया। इसी में से एक जो बड़े एमिनेंट उनके लीडर थे जिनका नाम था अब्दुल कादर मौला, उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सज़ा दी गई थी। लेकिन वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, जिसके प्रेशर में आके वो सज़ा को जो है डेथ पेनल्टी में तब्दील कर दिया गया। 2013 इसी तरीके से जो है काफ़ी वॉलेटाइल जो है रहा बांग्लादेश के लिए पॉलिटिकली। काफ़ी सारी प्रोटेस्ट हुई। एक तो ये जो है फांसी की सज़ा देने के लिए अब्दुल कादर मौला को वो एक प्रोटेस्ट हुई थी। उसके साथ साथ जो वहाँ के जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है एथिस्ट हैं और इस्लाम के जो है ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है कम्युनल हो गई और काफ़ी हिंदूज़ के जो घर थे उन पे अटैक किया गया। करीब 1500 हिंदू घर जो है तबाह हो गए और 50 के आसपास जो है टेम्पल्स को जो है डैमेज पहुंची थी। 2018 का इलेक्शन आवामी लीग जो है जीत जाती है। माइक बेंस जो एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल है
उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 2018 में जैसे ही आवामी लीग की सरकार बनती है, वैसे ही जो यूएस की डीप स्टेट है वो प्लान करने लगती है कि कैसे इस गवर्नमेंट को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। तो इसके चलते जो उनकी मतलब एक तरीके से बोले कवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ये नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जिसे नेट बोलते हैं, या यूएस एड है, वो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के अंदर उन्हें फ़ंड करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि कोई एलजीबीटी जो एक्टिविस्ट हैं, या वो आर्टिस्ट को फ़ंड करती हैं कि जो वो है रैप सॉन्ग्स जो है कंपोज करे जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़। इस तरीके से और भी तमाम तरीके के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, उनको वो मोबिलाइज़ करना जो है शुरू करती हैं। वैसे ही जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी जो है अनपॉपुलर होती जा रही थी, और उनके ऊपर करप्शन के जो है काफ़ी चार्जेस भी लग रहे थे। इसके चलते जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफ़ी जो है प्रेशर माउंट होने लग जाता है, और कहीं ना कहीं जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो देखती है कि देश के अंदर जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो ये जो यूएस की इंटरफेरेंस है, इसके चलते उन्हें लगा कि जमाते इस्लामी जो है और भी ज़्यादा जो है ताकतवर होती जा रही है, और तमाम तरीके के जो है इश्यूज़ हो रहे थे। इसके चलते उन्होंने 5 अगस्त 2024 को जमाते इस्लामी के ऊपर बैन लगा दिया। उसके बाद उनका तख्ता पलट होता है, एक कू होता है विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहाँ पे एक रिजीम चेंज होता है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को जो है वहाँ पे जो है बिठा दिया जाता है एज अ हेड ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे क्यों चुना जाता है। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल प्राइज़ विनर है, और उस समय बाइडन जो है पावर में थे, वो बाइडन के बहुत करीब थे, और यूएस के भी जो है बहुत करीब थे, इसलिए जो है वहाँ पे उन्हें बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक जो रिजीम चेंज था ये यूएस की मदद से हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरफेयर नहीं करता तो ये रिजीम चेंज नहीं होता। बांग्लादेश में एक इतिहास रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का, कू का, और इस तरीके से जो है पहले भी वहाँ रिजीम चेंज हुए हैं, तो शायद फिर से जो है रिजीम चेंज हो जाता या हो सकता था। लेकिन यूएस के वहाँ इंटरफेरेंस से डेफिनेटली जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड बने वो एक जो है ऐसे व्यक्ति थे जो यूएस के जो है एक तरीके से सपोर्ट से बने थे, और उनके प्रति जो है थोड़े सॉफ्ट थे, और उनकी बात जो है वो मानते। The question is that why did US wanted a regime change in बांग्लादेश? इसका एक बड़ा कारण था सेंट मार्टिन आइलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स ने शेख हसीना को जो है अप्रोच किया था कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड में अपनी जो है बेस उन्हें बनाने दे, जिसके लिए शेख हसीना ने जो है उन्हें इजाज़त नहीं दी। जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये अगर यहाँ पे यूएस अपनी बेस बनाता तो वो स्ट्रे ऑफ मलाका और जो पूरा आपका एक इंडियन ओशन है वहाँ पे एक तरीके से सर्वेलेंस कर सकता था। जो स्ट्रे ऑफ मलाका है वो एक नैरो पैसेज है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए, क्योंकि जो है ज़्यादातर जो शिप्स हैं जो भी उनका ऑयल है, करीब 80% ऑयल जो है यहाँ से होते हुए चाइना जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है चाइना का काफ़ी ट्रेड होता है। तो दिस होल एरिया इज़ ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, एंड हैविंग अ नेवल बेस in Saint Martin Island would have allowed United States to do surveillance of this area and contain China and be a counter to China in this area. तो चाइना जो है जो अपनी जो क्या कह सकते हैं अपनी इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ा रहा है, उसको वो जो है चेक करना चाहते थे। तो इस कारण से वो सेंट मार्टिन आइलैंड वहाँ मांग रहे थे। चाइना ऑलरेडी जो है चाइना के ऊपर ऐसे मतलब क्या कह सकते हैं ऐसा सस्पिशन है कि जो कोको आइलैंड है म्यांमार का, वहाँ पे चाइना की जो है इंटेलिजेंस का 90s से जो है मौजूद है, वहाँ पे उनके रेडार्स जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं वांट्स इंडो पैसिफिक टू बी देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जो ये यूएस की जो पॉलिसी थी चाइना को कंटेन करने की, जिसके लिए उन्होंने बांग्लादेश में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि सेंट मार्टिन आइलैंड में उनकी बेस बने। इससे इंडिया के ऊपर क्या जो है रेपरकशंस होंगे। एक तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि जो शेख हसीना थी वो पूरी तरीके से जो है इंडिया के जो है सपोर्ट में थी। शेख हसीना का एक बड़ा लंबा जो है एक तरीके से कहे बॉन्ड रहा है इंडिया के साथ। जब उनके फादर मुजीबुर रहमान को जो है बड़ी बर्बरता से मार दिया गया था, उनके 18 रिश्तेदारों को मार दिया गया था, तो शेख हसीना यूरोप में थी।
और वो सीधा जो है इंडिया आती हैं। इंडिया में जो है उन्हें इंदिरा गांधी असाइलम देती हैं, उनके जो हस्बैंड थे उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाती है और पिछले कुछ साल जो है शेख हसीना जो है इंडिया में बिताती हैं। प्रणब मुखर्जी के फैमिली के भी काफ़ी करीब रही शेख हसीना। तो शेख हसीना और इंडिया का एक जो है पुराना रिश्ता रहा है। इस बार भी जैसे ही वहाँ पे कू होता है तो शेख हसीना को जो है इंडिया में ही जो है पनाह मिलती है। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा सबूत है अभी पाकिस्तान का उलेमास का जो है बांग्लादेश जाना और एक रैली रखना, जहाँ पे वो ये डिमांड कर रहे थे कि अहमद यास को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे पाकिस्तान में वो है। तो अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, एक्सट्रीमिज़म बढ़ता है, तो हो सकता है कि ईस्टर्न फ्रंट से भी जो है इंडिया में टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन आने लगे। और जो जमात इस्लामी है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब रहा है। जमात इस्लामी को पहले भी जो है देखा गया है कि वो जो आसाम में जो एंटी नेशनल फोर्सेस थी उनको जो है सपोर्ट करती थी। अभी जो अमेरिका की नंबर 1 जो पॉलिसी है वो चाइना को जो है कंटेन करने की है और वो चाहते हैं कि अपनी वो ग्लोबल हेजेमनी है उसको बरकरार रखे, चाइना उसे चैलेंज ना कर पाए। और इसके चलते वो जो है इस तरीके के रिजीम चेंज ऑपरेशंस कर रही हैं। ऐसा ही रिजीम चेंज ऑपरेशंस उन्होंने जो है यूक्रेन में भी किया था। और यूक्रेन में भी जो नेड है और जो यूएस एड है, वही NGOs जो यहाँ पे एक्टिव थे बांग्लादेश में, वो वहाँ भी एक्टिव थे। उसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की को कभी काम नहीं करने दिया और ज़ेलेंस्की को वहाँ पे जो है बिठाया, जो कि पहले एक कॉमेडियन था, उसको अपनी जियोपॉलिटिकल क्या बोलते हैं रियलिटीज़ थी उनकी उतनी समझ नहीं थी और एक तरीके से वो CIA का पपेट बन के रह गया। इसके चलते यूक्रेन रशिया वॉर होती है और यूक्रेन जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। वही चीज़ हम मोहम्मद यूनुस के साथ भी देख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को भी अपनी जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं उसकी इतनी ज़्यादा जो है समझ नहीं है, वो कोई उनके अंदर पॉलिटिकल एस्ट्यूडनेस नहीं है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उसने अभी जो है इंडिया के ख़िलाफ़ दिए, उससे यही लगता है कि उनमें जो है अपनी जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनकी इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सिमिलर मॉडल हमें जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है रिजीम चेंज का। यही चीज़ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला में भी जो है अटेम्प्ट करना चाहती है। और उसके चलते अभी जो मरियम मशहूदा एक वहाँ पे एक्टिविस्ट है जिससे नेड की फंडिंग है, जो है मरियम मुशेदा को जो है उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में आप देखेंगे कि एक जो इंटरिम हेड बनते हैं वो एक नोबेल प्राइज़ लॉरिएट हैं। जो वेनेजुएला में यूनाइटेड स्टेट्स प्लान कर रहा है कि वहाँ रिजीम चेंज हो तो वहाँ पे मरियम मशहूदा को जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि निकोलस मादुरो को जो है वहाँ से हटाया जाता है या कोई रिजीम चेंज होता है, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो उस स्थिति में शायद मरियम मशहूदा को जो है वहाँ का एक इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाए और वो पूरी तरीके से प्रो अमेरिकन है, प्रो इजराइल है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर दैट शी इज़ एन अमेरिकन एंड एन इजराइल एसेट। तो देखिए ये इन तीनों कंट्रीज़ में, चाहे यूक्रेन हो, बांग्लादेश हो और वेनेजुएला हो, यहाँ पे किस तरीके से जो US एड है, नेड है, वो एक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जो नोबेल लॉरिएट्स हैं या जो पूरी तरीके से अमेरिका के जो है की पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक कॉमन फीचर है। ऐसा ही रिजीम चेंज अभी सीरिया में भी होता है। वहाँ पे असद की जो है सरकार थी, काफ़ी समय से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उन्हें हटाना चाहती थी और फाइनली दे मैनेज टू रिमूव हिम। लेकिन उसकी जगह वहाँ पे उन्होंने किसे बिठाया, जो पूरी तरीके से US के सपोर्ट से काम कर रहा है व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम है जिलानी। जिलानी कौन थे? जिलानी जो है पहले एक टेररिस्ट थे ISIS के, अलकायदा के, और उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है कई मिलियन और डॉलर्स की जो है एक बाउंटी रखी थी। लेकिन आज वो जो है सीरिया के एक कहेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, जैसे यूनुस मोहम्मद बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं और जो है वो सीरिया को जो है चला रहे हैं और अमेरिका के सपोर्ट से चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला कि जो है ही इज़ अ हैंडसम मैन, और यहाँ देखेंगे आप उन्हें कि ही इज़ जोकिंग विद हिम एंड आस्किंग दैट हाउ मेनी वाइफ्स डू यू हैव। तो ये आप देखिए कि कैसे एक तरफ तो अमेरिका वॉर ऑन टेरर की बात करता है, दूसरी तरफ से वो एक फॉर्मर टेररिस्ट को, एक ड्रेडफुल वायलेंट टेररिस्ट को जो है सीरिया का हेड बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये मैसेजिंग है, मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये मैसेजिंग है कि अगर हम अपने आप को कभी
यूज़फुल बना देंगे अमेरिकन डीप स्टेट के लिए, उनको अपने आप को उनके लिए रेलेवेंट बना देंगे, तो फिर देन आर रियलिटीज़ कैन चेंज and we can be seen in a different light and maybe we can be instated as a head of some state. इसी तरीके से इंडिया की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, मतलब वो फ्रेम करना इस और उसको मतलब किस तरीके से वर्केबल वो बनाएंगे, ख़ास तौर पे when it comes to India's war on terrorism, because terrorism इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इंडिया में जो टेररिज्म होता है वो पाकिस्तान से ही जो है कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड किया जाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो है अपनी जड़ें मजबूत करती हैं, वहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, और अगर वो पावर में आ जाती हैं, तो इंडिया की जो ये एक मतलब टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो वॉर है, जो एक पोजीशन है, उसको काफ़ी जो है एक सेटबैक होगा। तो कैसे देखिए जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल से जो है एक अलग जगह से चीज़ों को देखती है, और कब उसके लिए कौन रेलेवेंट हो जाए कुछ पता नहीं है। चाहे वो जिलानी हो, चाहे वो यूनुस मोहम्मद हो, चाहे वो कोई और हो, उसके लिए सब एक जो है शतरंज के मोहरे की तरह है, और कब वो किस प्यादे को वज़ीर बना दे कुछ पता नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।